नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वे ऑनलाइन चैनल में। और आज वापस से हम लेके आए हैं हमारा लाइट चैप्टर। ठीक है, काफी बड़ा गैप हो गया बट कोई बात नहीं, वापस शुरू करते हैं। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं देखा तो देख के आओ तुरंत चैनल पे जाके। ठीक है, तो उसमें हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम उससे आगे करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होता है रिफ्रैक्शन, सब कुछ। तो आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे। तो होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो, डेफिनेशन देखें तो ये है कि मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन एंटरिंग अ मीडियम। हमने देखा था कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये एक मीडियम है N1, ये एक मीडियम है N2, ठीक है, जब लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है, ये याद है, तो या तो लाइट जो होगी वो इस नॉर्मल लाइन के पास से होके जाएगी या तो दूर से होके जाएगी। ये डिपेंड करता है कि जो दूसरा वाला मीडियम है वो डेंसर मीडियम है या फिर रेयर मीडियम है। कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये देखा था हमने। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजर, कि कितना लाइट बेंड हो रही है। जितना ज्यादा बेंड हो रही है उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये समझो। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा बेंड होगी इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा मीडियम है वो उतना ज्यादा डेंस है, और जितना डेंस है उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो डेफिनेशन अगर फॉर्मूला देखे तो वो होता है एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से शो करते हैं। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, या इसी को आप बोल दो एन इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। मीडियम 1 मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही है, और मीडियम 2 मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये दो हमने लिया, ये एयर है और ये ग्लास है। तो जब लाइट आएगी तो क्या होगा कि वो इधर बेंड होके जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कहा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है इसकी वो V1 हो गई, और यहाँ पे जो V2 हो गई। ठीक है, ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बस एक मेजर होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया है स्पीड ऑफ लाइट में जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। क्योंकि ये डिफरेंस तब आता है जब वहां पे डेंसिटी चेंज होती है, कि लाइट की स्पीड मैच नहीं हो पाती है, देन वो फॉल डाउन कर जाती है। हाँ, अब इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसे कि एन जो है, हमने अभी देखा वो दो टाइप का होता है, एक होगा N12 और एक आप पढ़ोगे N21। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है भाई कि N12 क्या है, N21 क्या है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। वेलोसिटीज में देखेंगे V2 अपॉन V1, जिसमें जा रही है। देखो बोला, यहाँ पे हम 1 का देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2, इसलिए 2 वाली वेलोसिटी हमने ऊपर रखी हुई है। इसको आप ऐसे देखना है, इसको आप ऑपोजिटली मेजर करोगे, जैसे V2 ऊपर रखोगे, V1 नीचे रखोगे। क्योंकि जब आप 1 की देख रहे हो 2 के रिस्पेक्ट में, तो आप पहले देखोगे 2 में कितनी स्पीड ऑफ लाइट पहुंच गई और 1 में कितनी थी। तो इससे आप मेजर कर पाओगे कि 1 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 के कंपेरिजन में कैसी है। और इसमें इसका उल्टा हो गया, आप कर दोगे V1 अपॉन V2, कि 2 का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 के रिलेटिव में कैसा है, इसका ऑपोजिट। तो ये जो दोनों है ये भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो n जो 1 2 होता है वो N21 का रेसिप्रोकल होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास में। हाँ, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो अभी तक बात की कि किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। ठीक है, जिससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हम पता लगाएंगे। लेकिन व्हाट इफ एक जो मीडियम है वो हमने फिक्स कर दिया कि एक मीडियम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, एयर या फिर वैक्यूम। तो फिर क्या होगा, हमने पढ़ा कि एयर या फिर वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, याद है? अगर याद है तो कमेंट करो अभी।
नीचे, ठीक है, कितनी स्पीड होती है। देखते हैं अब यहाँ पे डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। अब हम बात कर रहे हैं कि वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे जो हमारा एन होगा, एन जो होगा वो होगा सी अपॉन वी, ठीक है। हम इस बार देख रहे हैं मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर वाली को हमने जो वी है वो हमारा हो गया सी। सी यानी क्या हो गया हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। जो कि शायद आपको याद है कि सी की वैल्यू जो तो फिक्स होती है कितनी, 3 × 10⁻⁸ याद है, 3 × 10⁸ या फिर इसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी बोलते हैं, ठीक है। भाई सी हमारा फिक्स है कि हमेशा भाई एयर में तो यही होगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सवाल ऐसे आता है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एब्सोल्यूट किसी भी ऑब्जेक्ट का है फिर मीडियम का, देन पूछता है कि उस मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की, तुम निकाल सकते हो। ये तुम्हें सी पता है, तुम्हें एन दिया हुआ है, तुम भी निकाल सकते हो, राइट। व्हाट इफ तुम्हें दिया हुआ है कि जो एन है हमारे पास में वो कितना है, 1.4, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तुम कैसे निकालोगे। n इज इक्वल टू सी अपॉन वी है, हमें पता भाई फॉर्मूले से यही है। 1.4 हमारा n हो गया, c कितना है 3 × 10⁸ अपॉन में v। अब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, पता होगा डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। सो v इज इक्वल टू हो गया 3 × 10⁸ अपॉन 1.4। ओके, सो 1.5 मानते ताकि इजी कैलकुलेशन हो भाई हमारे पास में, ठीक है। वरना 1.4 में तो हम करते रह जाएंगे कैलकुलेशन, ओके। तो 5 मान लेते हैं, 1.5, तो 1.5 से 3 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो स्पीड कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्लोअर है। तो ये आ गई हमारे पास में स्पीड इन जो भी मीडियम हमने लिया हुआ है, ठीक है, बस दैट्स इट। सो ऐसे तुम निकाल सकते हो आराम से कि कितनी कितनी है। और यहाँ पे ना हमारे पास में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है जो तुम्हें याद करना जरूरी है कि एन ऑफ डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो हमें दिया हुआ वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वो है 2.4। हाँ 2.42, आई गेस, यस 2.42। ये अभी तक का हाईएस्ट है, यानी कि अभी तक डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा गया है। उसके अंदर इंटर रिफ्लेक्शन भी होता है, जो आप अगला जो चैप्टर ह्यूमन आए उसके अंदर ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। सो ये एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या समझना रह गया इसमें। ये आपने इसमें आपका दो चीजें, एक है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। वन सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। ओके, सी वापस देखते हैं, ये हमारा है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, कम हो, यानी कि वहां पे जो स्पीड होगी लाइट की वो ज्यादा होगी। और डेंसर मीडियम क्या होगा, जहां पे वेलोसिटी क्या हो, कम। कारण कम क्यों होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऑपोजिट है। तो ये समझते। अब मुझे बताओ, ग्लास और एयर में कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, जल्दी जल्दी अभी कमेंट करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड नाउ द आंसर इज ग्लास वाला हमारा क्या है, डेंसर। रीजन इज ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और एयर का कम है, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है और ग्लास के अंदर क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्लियर।
तो इतना हमारा अभी के लिए क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, इतना हम कर चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लेंसेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक और हमारे टॉपिक एक्स्ट्रा, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसे हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए। हमने इसे स्किप कर रखा था ताकि हम इसको अभी पढ़ सकें। ठीक है, तो देखते हैं, ये ग्लास स्लैब है। ओके, एंड होता क्या है कि अब इसके अंदर में ये ग्लास है और बाहर में है हमारे पास में एयर। अब अभी हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो हमें पता है ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब ग्लास के अंदर लाइट रे आएगी तो वो बेंड होगी। अब मानते हैं कि ये एक इंसिडेंट रे आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल। अब ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना यहाँ पर, अब ये रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे। तो देखो देखो ऐसे, लेकिन ये जाएगी कैसे, ऐसे टेढ़ा होकर। अब पॉइंट ये है कि जब ये यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। ठीक है, अब ये स्लैब के दूसरे एंड पे टकराई। जो दूसरे एंड पे टकराएगी तो अब ये बाहर जाएगी। अब वापस से मीडियम चेंज हुआ। अब ये ग्लास के अंदर थी तो लाइट की स्पीड सेम थी, तो ये हमारा हो गया, ये हुआ हमारा रिफ्रैक्शन 1। इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं यहाँ पर। ये हमारा हुआ, ये हो गया R1 और ये हमारा हो गया R2। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 हो गया हमारे पास में। अब देखो, जब ये यहाँ पर आई रे, अब ये वापस बाहर जाएगी। तो जब ये डेंसर से जाएगी रेयर में तो भागेगी दूर, तो अब ये वापस से निकल जाएगी। इसे जाना ऐसे चाहिए था और ये जाएगी कैसे, ऐसे। ठीक है, और कोइंसिडेंटली हुआ क्या कि जो हमारी रे नॉर्मल आनी चाहिए थी, ये उसके पैरेलल हो गई। दिख रहा है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, अगर ग्लास स्लैब यहाँ पर नहीं होता तो इंसिडेंट रे कैसे जाती, बिल्कुल स्ट्रेट 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 निकल जाती। ठीक है, बट ग्लास स्लैब के आने की वजह से क्या हुआ, इसके पाथ में डेविएशन आ गया। इसका पाथ जो हो गया वो थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन एट द वेरी लास्ट जो हम देखे, जो हमारी ये बाहर निकल रही है रे, ठीक है, इसे बोलेंगे हम इमर्जेंट रे। इमर्जेंट, क्योंकि बाहर इमर्ज हो रही है, इमर्जेंट रे। तो जो हमारी इमर्जेंट रे है, यानी कि हमने यहाँ पे बोल दिया एंगल ऑफ इमरजेंसी हमारा ई है। ठीक है, तो जो इमर्जेंट रे है वो एक्चुअल इंसिडेंट रे के पैरेलल है। और इनके बीच में जो ये तुम्हें शिफ्ट दिख रहा है कि भाई आना रे को इस तरफ से चाहिए था, बट इस स्लैब के बीच में होने की वजह से क्या हुआ कि इस रे के पाथ में एक बड़ा शिफ्ट आ गया। अब जब पैरेलल शिफ्ट है, इसी को डिनोट करते हैं डी से, और इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, सॉरी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या होता है भाई लेटरल, इसमें ना थोड़े बहुत एंगल समझ लो। जो पहला हमारे पास में एंगल आई है ऊपर, ये हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तुम्हें पता है। दूसरा हमारे पास में R1 है और R2 है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 और 2। ठीक है, और अब E जो है वो हमारे पास में है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो शिफ्ट आया है इस रे के एक्चुअल पाथ में और इमर्जेंट रे में, जो ये पैरेलल शिफ्ट है, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, जैसे कोई इशू नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल, या फिर बोलो तो परपेंडिकुलर, शिफ्ट तो है, परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। इस शिफ्ट को ही बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये है कि क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा, नहीं। हो सकता है कि ये बढ़ जाए, हो सकता है कि ये घट जाए। अब ये बढ़ना या फिर घटना किस चीज पे डिपेंड करता है,
तो ये डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे, ठीक है। देखते हैं, पहला है हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, कि जो हमारा ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा शिफ्ट आ सकता है उसके अंदर। दूसरा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब जो है उसकी थिकनेस कितनी है, जितनी ज्यादा विड्थ होगी लाइट का ट्रेवलिंग पाथ उतना ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उससे भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसमें एक शिफ्ट आ सकता है। तीसरा, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज, भाई लाइट रेज की वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होंगी उतना लंबा लाइट रेज ट्रेवल कर सकती है, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी उस पर डिपेंडेंट होती है काफी हद तक। चौथा हमारे पास में है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम शिफ्ट करोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी शिफ्ट हो सकता है। तो टोटल टोटल ये 4 ऐसे रीजंस हैं जिनसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट होता है। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब हमने लिया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है। वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज, और चौथा हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस। थैंक यू। ये एक टॉपिक था जो कि रह गया, तो हमने इसे कवर कर लिया। अब आप क्लियर हो, जितना भी प्रीवियस मैंने अभी तक पढ़ लिया है वो सब आप रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, बुक में क्वेश्चंस है, सपोर्टिंग में क्वेश्चंस है, वो सब करो, देन ऑल सॉर्टेड। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं